SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो कोर्स सेकेंड ईयर में काफ़ी जो पहले हो चुका था और कुछ चैप्टर बाकी रह गए थे, जो बाकी रह गए थे उन चैप्टर को हम दोबारा आगे से कवर कर रहे हैं। एक बार कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा से फिर रिवाइज करवा लेंगे, लेकिन एक बार कोरोना की वजह से हमारा सही तरीके से स्टडी ऑफलाइन नहीं हो पाई। जितना कोर्स रह चुका उस कोर्स को हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि हमारी जब एग्ज़ाम लगे तो दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो इस सब्जेक्ट में हमारा बच्चे और सीखने में हमारा टॉपिक अधिगम का टॉपिक रह गया था, जिसको हम कवर नहीं कर पाए पूर्णतः, और ये सीखना थोड़ा लेंथी है तो हम अब कवर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं सीखने से, और सीखने को मनोविज्ञान की भाषा में हम कहते हैं अधिगम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का हम अर्थ देखें तो लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। ध्यान देना, ये कंसेप्ट एक ऐसी विषय वस्तु है अधिगम का कि अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो संपूर्ण अधिगम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो संपूर्ण अधिगम को अगर हम रट भी लेंगे तो पूर्ण रूप से उसके क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते और अच्छे से याद नहीं होगा। अगर एक बार समझ लिया तो रटने की आवश्यकता नहीं होती है। मनोविज्ञान एक, या कहें बाल विकास या कहें बच्चे और सीखना, सेम एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग जगह अलग अलग नाम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हम देखना है कि इसको एक ऐसे तरीके से सीखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आगे पढ़ने में ना रहे। हर चीज़ को छोटे छोटे रूप में हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान ये देना कि हर शब्द, जो भी शब्द हम पढ़ते हैं, हर शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी विषय में शब्दों का अर्थ अगर हमें पता लग गया तो 50% हमारी पकड़ उस पर ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर उसके बाद में वो शब्द है किसके संदर्भ में कहा जाता है, जिसके कारण उसके अर्थ के साथ साथ उसमें भावार्थ भी जुड़ता है और वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो हम बात करते हैं अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और लर्निंग का मतलब सीखना। तो सीखना किसे कहते हैं? जब भी हम कोई क्रिया सीखते हैं या कोई कार्य सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे हमने सब्जी बनाना सीख लिया, पहली बार सब्जी बना रहे हैं घर पर और सब्जी बनाना सीख लिया तो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब भी उस सब्जी बनानी है तो हम फटाक से बना देंगे, और हमें नहीं आता है तो हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे उस कार्य को, क्योंकि वो आता नहीं है। तो जब भी हम कोई कार्य सीखते हैं तो उससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। बच्चों ध्यान देना कि जैसे एक एग्जाम्पल वो लेते हैं, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जिसको पूरा विषय तैयार है और अच्छे से उसने सीखा है तो उसको कोई डर नहीं होता, और जिसने नहीं सीखा वो ढूंढता रहता है, अंतिम समय तक कोशिश करता रहता है कि कुछ ना कुछ याद हो तो वो प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ बात करें सीखना किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन जितना भी व्यवहार में परिवर्तन होता है उस सबको हम सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ व्यवहार में परिवर्तन है जो कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ परिवर्तन एक बार होने के बाद आजीवन वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उसे हम सीखना नहीं कहते। तो देखते हैं किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहेंगे और किस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी जो परिवर्तन होता है वो सामान्यतः संवेगों के कारण होता है। किसके कारण होता है? संवेगों के कारण होता है। जैसे भय, क्रोध, घृणा, कष्ट, ईर्ष्या। देखो, भय, जब भी डर लगता है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हम या तो वहाँ से पलायन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भय एक प्रकार का संवेग है और पलायन एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है।
तो वहाँ से हम हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही भय खत्म हुआ वो व्यवहार में परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता। कहीं आप खड़े हों, घर पर ही खड़े हैं, एक पेड़ के पास खड़े हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वहीं सर्प आ गया, आप वहाँ से डर रहे हो सर्प से और वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो सर्प चला गया आप उसी पेड़ के नीचे आराम से बैठ पाओगे। अगर हमेशा के लिए आप वहाँ से डरते हो तो वो व्यवहार में परिवर्तन है। लेकिन भय के कारण तो कुछ समय के लिए वहाँ से दूर हटे, भय खत्म हुआ, वो सीखना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी मूल प्रवृत्ति है कि भय लगेगा तो हम पलायन करेंगे। क्रोध होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम सामान्य बात कर रहे हैं, जैसे मैं सामान्य पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय भी मैं यही शब्द बोलता हूँ, और क्रोध आता है तो शब्द तो वही बोले जाते हैं, लेकिन उसके बोलने के तरीका बदल जाता है, उत्तेजना पाई जाती है उन शब्दों में। जैसे हम किसी लड़के को कहते हैं, ए लड़का इधर आना, सामान्य है वो आ जाएगा, और कहे ए लड़के इधर आना, तो वो चीज़ एक अलग हो गई। क्यों? हम जोर दे रहे हैं, शब्द वही बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका है, भावार्थ है, वो बदल जाता है। तो किस में बदलता है? क्रोध में। घृणा, कष्ट, ईर्ष्या, ये सब क्या है? संवेग है, और इनके दौरान जो व्यवहार होना है वो निश्चित है, जिसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और इससे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। यानी संवेगों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो कब और किसके लिए होता है? कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। संवेग नहीं कहते। तो प्रश्न उठता है कि संवेग कहते क्यों? कुछ समय के लिए व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे संवेग नहीं, अधिगम नहीं कहते, अधिगम नहीं कहते। तो प्रश्न उठता है अधिगम कहते किसे? प्रश्न उठता अधिगम किसे कहते हैं? तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि स्थायी परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है परिपक्वता के कारण। स्थायी परिवर्तन व्यवहार में परिपक्वता के कारण होता है। जैसे पहला शब्द लेते हैं, परिपक्वता होती क्या है? आयु के अनुसार बालक का बढ़ना, 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ, 7 वर्ष का। 1 वर्ष का बालक हुआ, 1 वर्ष का परिपक्व है। 2 का हुआ, 2 वर्ष का परिपक्व है। 5 का हुआ, 5 वर्ष का परिपक्व है। 7 का हुआ, 7 वर्ष का परिपक्व है। आयु के अनुसार बालक में योग्यताओं का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। या कहे आयु के अनुसार क्षमताएं बालक में आना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। यानी परिपक्वता का दूसरा नाम है क्षमता। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम 5 साल का बालक हो गया, 5 साल की योग्यताएं आ गई, हम चाहें या न चाहें बालक में योग्यताएं आएंगी, क्षमताएं आएंगी उसमें। अब उसे कौशल में हम बदलते हैं तो हमारी कैपेसिटी है, हम चाहें तो बदला जाएगा, नहीं चाहें तो नहीं बदला जाएगा। लेकिन परिपक्वता तो क्या होगी? सवता आएगी। क्या आएगी? सवता आएगी। और जब परिपक्वता आएगी तो व्यवहार में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। और व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो कैसा होगा? स्थायी होगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बच्चे का घुटनों के बल चलना। कोई नहीं सिखाता, बच्चा खुद स्वतः घुटनों के बल चलता है और खुद सीखता है। हम तो केवल उसे पकड़, अंगुली पकड़ के खड़ा होकर चलना सिखाते हैं। ये घुटनों के बल चलने की प्रवृत्ति है, ये बालक में स्वतः आती है। बच्चे का बैठना, परिपक्वता निश्चित महीने में बालक, जैसे 9 माह में बालक बैठने लग जाता है, 6 माह में हाथों पर नियंत्रण करता है, तो वो निश्चित है। किसके कारण है? परिपक्वता के कारण। अब एक प्रश्न और उठता है, कई बालक ये कहते हैं कि सर हमारे घर में जो बच्चा है वो जल्दी परिपक्व, ऐसी क्रियाएं जल्दी करने लग जाता है जिस प्रकार की क्रियाएं मनोविज्ञान में या अधिगम में सिद्धांतों में दी हुई हैं, उससे वो कुछ एडवांस है। तो बच्चों ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वो थोड़ा सामान्य बालक की तुलना में श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, प्रखर या प्रतिभाशाली अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता अपने अंदर रखता है। तो उसकी कैपेसिटी है, इसीलिए वो ऐसी योग्यताएं अपने अंदर रखता है। तो बच्चे का घुटनों के बल चलना परिपक्वता के कारण। दूसरा हम देते हैं पक्षी का उड़ना। पक्षी को भी कोई भी उड़ना नहीं सिखाता। जन्मते ही बालक को आप छत से गिराओगे, नीचे गिरेगा, बच्चे को नीचे गिराओगे, नीचे गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन अगर वो परिपक्व हो गया और उस पक्षी को आप छत से गिराओगे तो पक्षी उड़ने लग जाएगा। वो क्या है? पक्षी का उड़ना किसके कारण है? परिपक्वता के कारण। एक एग्जाम्पल व्यवहारिकता में गाँव में देखने को मिला होगा आपको, भैंस का तैरना। भैंस का बच्चा भी तैरता है, भैंस भी तैरती है, लेकिन जन्म लेते ही नहीं तैरती। कुछ समय बाद में कोई उसे पानी में तैरना नहीं सिखाता। गाँव में तालाब या बावड़ियों में आपने देखा होगा या जोड़ों में देखा होगा, भैंस के बच्चे या भैंस तैरते रहते हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं देता। मानव तैर नहीं सकता, बिना प्रशिक्षण के मानव को तैरना सिखाया जाता है। तो पक्षी का उड़ना, बच्चों का घुटनों के बल चलना, भैंस के बच्चे का तैरना, ये किसके कारण होता है? परिपक्वता के कारण होता है। लेकिन ये स्वतः आता है, किसी का कोई योगदान नहीं होता, इसीलिए इसको भी अधिगम नहीं कहते। तो यहाँ बात आती है कि अधिगम कहते किसे। प्रश्न तो ये था, पढ़ाना ये था कि अधिगम किसे कहते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि किस किस को अधिगम नहीं कहते, तभी हम कहेंगे कि इसको अधिगम कहते हैं। तो यहाँ परिपक्वता के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसे भी अधिगम नहीं कहते। तो किसे कहते हैं? या तो कहें कि प्रशिक्षण के द्वारा, या कहें अनुभव के द्वारा, या कहें अभ्यास के द्वारा। प्रशिक्षण, अनुभव व अभ्यास के द्वारा अपेक्षित स्थायी परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। ध्यान देना, प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और ये अपेक्षित परिवर्तन है, वो कौन करता है? हम करते हैं। अपेक्षित परिवर्तन है, वो कौन करता है? हम करते हैं। ठीक है। इसके बाद में आए तो यहाँ दोबारा बताता हूँ, अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब दूसरा यहाँ ध्यान देना, अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संवेदी अधिगम। अब प्रशिक्षण व अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं पेशीय अधिगम। तो अधिगम, संवेदी अधिगम और पेशीय अधिगम। अब पहला आता है पेशीय अधिगम किसे कहते हैं? वह अधिगम जो हाथ और पैर के माध्यम से, अभ्यास या प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है, उसे कहते हैं पेशीय अधिगम। पेशियाँ कौन कौन सी होती हैं? हाथों में व पैरों में, इससे पेशीय अधिगम किया जाता है। इसी अधिगम या पेशीय अधिगम के माध्यम से ही गामक अधिगम होता है। पेशीय अधिगम के माध्यम से ही गामक अधिगम होता है। दूसरा है संवेदी अधिगम। संवेदी अधिगम किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान देना, संवेदी संवेदनाओं के माध्यम से अधिगम होता है। संवेदी अधिगम संवेदनाओं के माध्यम से होता है। पहली बात करते हैं संवेदी अधिगम, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, किसके माध्यम से होगा? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से संवेदी अधिगम होता है। जिसे हम कहें ये होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और पेशीय अधिगम होता है वो किसके माध्यम से होता है? कर्मेंद्रियों के माध्यम से।
कर्मेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? हाथ और पैर। ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनके माध्यम से संवेदी अधिगम किया जाता है। तो यहाँ तो होता है इस कंसेप्ट की बात, किसकी? अधिगम की। एक बार इसको मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। अधिगम को क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग का मतलब सीखना। सीखने से क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक सीखा नहीं जाता। एक शब्द कहें हम, रटना। रटने से कभी भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, तो रटने को भी हम अधिगम नहीं कहते। रटने से व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो रटने को अधिगम नहीं कहा जाता। अधिगम तो उसे कहते हैं जिससे व्यवहार में क्या हो? स्थायी परिवर्तन हो। और वो स्थायी परिवर्तन किस किस के माध्यम से हो? प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, या अनुभव के माध्यम से। कौन करे? हम खुद करें। अपेक्षित परिवर्तन, जो चाहते हैं वो परिवर्तन। हम नहीं चाहते, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन स्वतः होता है, उसे अधिगम नहीं कहते। यानी परिपक्वता के दौरान व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। जैसे कहें बच्चे का घुटनों के बल चलना, पक्षी का उड़ना, ये अधिगम नहीं होता। पशु का जल में तैरना, घोड़े का तेज गति से दौड़ना, ये अधिगम नहीं होता। ये इनकी क्षमताएं हैं, जन्मजात रूप से इनमें पाई जाती हैं। या कहीं व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो संवेगों के कारण होता है, उसे भी हम अधिगम नहीं कहते। जैसे भय, क्रोध, घृणा, कष्ट, ईर्ष्या, कामुकता, ये सब बालक में आती हैं और इससे व्यवहार में कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम नहीं कहते। अधिगम तो प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव के माध्यम से जो परिवर्तन होता है, और वो भी दो प्रकार से होता है, एक कर्मेंद्रियों के द्वारा और एक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे पेशी अधिगम कहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संवेदी अधिगम कहा जाता है। यह है अधिगम का कंसेप्ट। अब कुछ इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं। विशेषताओं की बात करें तो हम बात करें अधिगम क्या है। तो अधिगम एक क्या है? कला है। कला है, कोई प्रशिक्षण से सीख पाता है, कोई नहीं सीख पाता। तो अधिगम क्या है? एक कला है। अधिगम क्या है? मानसिक क्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया या क्रिया है। अधिगम मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक। और कैसी है? सामाजिक क्रिया है। या कहें अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक, दोनों तरीके से होता है। नकारात्मक व सकारात्मक दोनों तरीके से किया जा सकता है। अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देना, औपचारिक परिस्थितियाँ वे परिस्थितियाँ जिसमें, या वे परिस्थितियाँ जो कक्ष में या विद्यालय जीवन में संपन्न की जाती हैं, वह शिक्षण या वह परिस्थितियाँ औपचारिक परिस्थितियाँ कहलाती हैं। जैसे बालक का कक्षा में आना, स्थान निश्चित है इसलिए बालक कक्षा में आता है, विद्यालय में आता है। या वह अधिगम जिसमें स्थान, समय, उद्देश्य, वह परिस्थितियाँ, स्थान, कॉलेज या स्कूल, समय, टाइमिंग 9 से 5 बजे तक, इस प्रकार का समय, स्थान, समय, परिस्थितियाँ, पढ़ने जैसा माहौल, उसे क्या कहते हैं? परिस्थितियाँ कहते हैं। स्थान, समय व परिस्थितियाँ। और उद्देश्य, बीएड करना है, बीएसटीसी करनी है, कॉलेज करनी है, वो एक निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? औपचारिक परिस्थितियाँ कहते हैं। इससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो भी अधिगम कहलाता है, लेकिन वो अधिगम कौन सा कहलाता है? औपचारिक अधिगम कहलाता है। दूसरा है अनौपचारिक अधिगम। अनौपचारिक अधिगम किसे कहेंगे? वह अधिगम, कौन सा अधिगम? वह अधिगम जिसमें
क्या किया जाए, उद्देश्य निश्चित हों या बिना उद्देश्य निश्चित भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, वो अनौपचारिक अधिगम कहलाता है। जैसे आप घर से बस में बैठ के आते हो कॉलेज में, रास्ते में कई बार आप झगड़ा वगड़ा देखते हो या कई लोगों का अच्छा बोलना देखते हो, शालीन व्यवहार देखते हो, जिस प्रकार का व्यवहार बस में देखते हो और वहाँ से कुछ सीखते हो, वो अनौपचारिक प्रशिक्षण है। कैसा प्रशिक्षण है? अनौपचारिक प्रशिक्षण है। या फिर मैं कहूँ कि आप कॉलेज में आ रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी है मार्केट में, आप उस गाय 5-7 लड़कियां हैं, गाय से पास से निकल रही हैं, एक लड़की आगे दौड़ के निकल गई, दूसरी भी निकल रही है, गाय को गुस्सा आया, पसंद नहीं है उसे पास से निकलना, और उसने दूसरी वाली लड़की को इधर से सींग से उठाया और इधर वापस रख दिया, और जैसे ही निकाला लड़की पीछे गिर गई। क्या आगे वाली लड़की आएंगी उधर से? कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्हें डर है कि गाय कहीं उन्हें न मार दे। क्या आगे निकल गई वो भी आएगी? नहीं। हो सकता है वो हिम्मत जुटा ले। सब ने वहाँ पर क्या किया? अनुभव किया कि गाय मार सकती है। एक बालिका ने अभ्यास किया जिसको गाय ने उठाया था, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब चाहे आधा किलोमीटर का उन्हें चक्कर लगे, वो चक्कर निकाल के आएंगे। उनका उद्देश्य नहीं था वो क्रिया सीखना, बिना उद्देश्य, बिना उनकी कोई परिस्थिति, कोई समय निश्चित नहीं था, फिर भी उन्होंने सीखा कि हर किसी जानवर के पास से बिना पहचान के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मारने लग जाए। तो वो सीखना कौन सा है? अनौपचारिक सीखना माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहें यह है संपूर्ण अधिगम। इससे आगे का जो चैप्टर है, जो परिभाषा का चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।